अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं ज़ारा शफी। हेडलाइंस अपने मुलाहिज़ा की बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे। ऑपोजिशन सिंध हाउस में छुपाए PTI के 24 मुनहरिफ अरकान असम्बली को मीडिया के सामने ले आई है। कप्तान के खिलाड़ियों ने सिंध हाउस में पनाह ले ली। सिंध हाउस में मौजूदा 12 अरकान असम्बली के नाम मंजर आम पर आ गए हैं। राजा रियाज, बासित बुखारी और नूर आलम खान सिंध हाउस में मौजूद हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। फरमाइएगा, वज़ीर इत्तलात ने अभी ट्वीट किया है कि 15-20 करोड़ रुपए लिए जा रहे हैं, बोरियां जो है वो लाई जा रही हैं और बोलियां लग रही हैं, क्या ऐसा है? क्या राजा रियाज जो है, जब वो गए थे जहांगीर खतरीन ग्रुप के साथ, तो वो 15-20 करोड़ लेकर गए थे उस वक्त। तब से उनका ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, वो अपने ग्रुप को हेड कर रहे हैं और ना वो कल गवर्नमेंट के साथ थे ना आज गवर्नमेंट के साथ। हमारा तो उसमें कोई इश्यू ही नहीं है। पीपल्स पार्टी को प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही है जो पीपल्स पार्टी पे इस किस्म के। हाँ, अलबत्ता उन्होंने कहा जी कि हमें वहां पे खतरा था कि जिस तरह से पहले MNS के साथ बदतमीजी हुई है कहीं ऐसी ना हो, इसलिए हम यहाँ पे। अब उनको कोई रोक सकता है? वो आजाद शहरी हैं, जहाँ पे मर्जी है। फरमाइएगा सर, लेकिन ऐसी भी क्या जल्दी थी कि आप लोगों ने अपने तमाम तर कार्ड्स सामने ला दिए, दिखा दिए? तो इसमें गलत क्या है? सर, गलत तो कुछ नहीं है, लेकिन आपको ये लगता कि गवर्नमेंट भी अपनी कोई स्ट्रेटेजी बना सकती है इस तरह से? तो फिर स्ट्रेटेजी बनाए गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट 3.5 साल से स्ट्रेटेजी तो बनाती आ रही। तो चौधरी साहब ये फरमाइएगा, अब हुकूमत और ऑपोजिशन लगता कुछ ऐसा है कि गेम जो है 50-50 पर आ गया है जी? क्या फरमाया? मैं पूछ रही हूँ आपसे कि अब हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों 50-50 पर आ गई है। गेम कुछ ऐसा है कि नंबर गेम्स पर तो बात हो रही थी कि आप हुकूमत को ये कहा जा रहा था कि उनके नंबर्स पूरे नहीं है और ऑपोजिशन ये कहती थी कि हमारे नंबर पूरे हैं मगर उससे भी ज्यादा हमारे पास हैं लोग। इसमें 50-50 कहाँ से आ गया जी? ये तो गेम आज तो क्लियर होगी। अगर वो फरमा रहे हैं राजा रियाज साहब के 2 दर्जन हैं हम और आना चाहते हैं, तो फिर कहाँ पे रह गई बात? कहाँ पे रह गई सर? लेकिन हुकूमत कह रही है कि आप लोगों ने छांगा मांगा की सियासत शुरू कर दी है और नोट को इज्जत दो को तरजीह दी जा रही है। आपको छांगा मांगा का इल्म नहीं है? छांगा मांगा पे तो जब लेकर गए थे तो उसके बाद कोई वहां पे चिड़िया पार नहीं मार सकती थी। तो अब यहाँ पे तो जाकर सहाफी मिल रहे हैं, आप ही जाए उनसे जाकर मिलाएं, उनसे इंटरव्यू कराएं। सर, ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों के पास 24 अरकान हैं और ये भी कहा जा रहा है कि मजीद भी हैं। अगर मजीद भी हैं तो फिर उनको क्यों नहीं पेश किया गया, उनको क्यों छुपा के रखा गया है? सर नहीं, देखिए, किसी को कोई छुपा कर रहा। आप यही प्रेस का पता नहीं क्या इशू है, उनको समझ ही नहीं आ रही। चूंकि ये पॉलिटिकल चीजें होती हैं, तो जैसे मुझे सहाफत नहीं आती वैसे आप लोगों को भी सियासत नहीं आती। मसला ये है कि वहां पे बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें लॉजेस में खतरा था, हम इसलिए। मंजूर साहब हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहेगा। BAP के रहनुमा खालिद मक्सी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, फरमाइएगा कि आज जो कुछ सिंध हाउस में होता रहा उस पर आप क्या कहेंगे और आप लोगों का क्या स्टांस है? अभी आप हुकूमत के साथ हैं या नहीं? शुक्रिया जी। ऐसा है कि जरा मैं वजाहत कर लूँ। अभी मैं उठाऊँ, मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, मैंने आज प्रोसीजर कराया जरा, तो अभी एकदम आपका फोन आ गया तो मैं बात भी नहीं कर सकता। ये है कि ये देखें, ये जो सूरत ख्याल अभी मैंने TV ऑन किया, इस पे मुझे पता पड़ा है कि ये कुछ लोग गए हैं। बात ये है कि असूल ये है कि खुला मैदान छोड़ देना चाहिए। जिसकी वफादारी जिधर है, अगर भरोसा है, कोई कहाँ पे वोट देना चाहता है, आप इस मसले को अगर इधर रखती PTI, ये जो पार्लियामेंट लॉजेस में जहाँ धमकियां 10 लाख की, तो PTI बड़ी अच्छी पोजीशन में होती है। अगर लोग छोड़ जाते, कहते जी छोड़ गया ठीक है। अब जो कैफियत ये है, जिस मरले से गुजर रहे हैं एंकर्स हमारे ऊपर, मतलब कह रहे हैं जी इनका जमीर किधर है, वो पता नहीं नए नाम लग रहे हैं। तो पार्लियामेंटेरियन की तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है ना, उनको फंसाया जाता है, ऐसा माहौल बनाया जाता है कि कहीं पे जाके अपने को दिफा। वो क्या कह रहे हैं जी, पार्लियामेंट लॉजेस महफूज जगह नहीं है, यहाँ पे सारे नुमाइंदे होते हैं, जब आप उसको महफूज ना बनाए, जैसे पुलिस यहाँ पे आई, जैसा माहौल बनाए वैसे ही आपको मिलेगी। अपने जैसे आप मिठाई में जो चीज डालेंगे, मिठास तो उतनी आपको मिठास मिलेगी ना जी। यहाँ पे माहौल ही ये बनाया हुआ है, यहाँ पे इज्जत
रिस्पेक्ट, जहाँ एक मयार रखना, वो हमारे लेकिन एक जानिब फैसले की बात की जाती है, एक जानिब जमीर की बात की जाती है, लेकिन जो कुछ अभी हमारे सामने आया है सर, जमीर बेचा भी तो जा रहा है, जमीर फरोशी भी तो हो रही है, इस पे क्या कहेंगे? जमीर, जब आप लोग कोई सबूत लाएगा, किसी ने पैसे देखे, ऐसे किसी को कह देना जमीर बेचा है, जो देखें आप समझते नहीं है, आप समझते हैं कि सारा लेकिन मामला ये लोग पैसे आप पे ही हो के रहा है। MNAs हैं, आप भी इत्तेहादी हैं, लेकिन ये पाए जाते हैं सिंध हाउस में। सर इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है फिर? मेरा कोई MNA नहीं है, हमारी बाप पार्टी है, हम आराम से पार्लियामेंट लॉजेस में ही मेरे 5 MNAs रहते, एक मेरे फेडरल मिनिस्टर है वहाँ पे रहती है, हम लॉजेस में ही हैं, हम डरते खाली अल्लाह से हैं। बात यह है कि ऐसी कैफियत बनाई गई ना जी। अब मुझे बताएं, ये 10 लाख ला के रोकना, लोगों को उस प्रोसेस से गुजारना, ये कोई कानून है, ये कोई आइन, मतलब ये तरीक़ाकार है सियासत का? लेकिन वजीर आजम कह चुके हैं कि सिंध हाउस में जमीर फरोशी का उन्होंने दावा किया, तो ये तो उनके दावे की जो ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने दावा किया था वो बिल्कुल सही साबित हो गया। वो PTI का मामला है ना, वो खुद अपनी बात करें। आप मेरे से जनरल एक अपना व्यू लेना चाहते हैं तो मैं जनरल व्यू दे रहा हूँ कि जैसे माहौल आता रहता, फुटप्रिंट्स थे, मैंने पहले भी 2-3 मिनट में बताया कि माहौल बना हुआ था। अब आप छोड़ देते, जो आपसे रहना चाहता है पता पड़ जाता, जबरदस्ती अपने सर में दर्द खान साहब क्यों ले रहे हैं, जो उनसे नहीं रहना चाहते छोड़ दें, फिर प्रोसेस है, जो भी देखें आइन बना हुआ है, कानून है, डिफेक्शन क्लॉज है, जो भी उसको आप एक्सरसाइज करें ना, जहाँ डंडे मारने, जबरदस्ती करने, कोई नहीं रहना चाहता उसको आप उठा दें, प्रोसेस ठीक है सर, पॉइंट टेकिंग, जो आइन बना है उसी पर चलना चाहिए। सीनियर एंकर पर्सन अनीका निसार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। अनीका, जैसा कि खालिद मक्सी साहब ने भी फरमाया कि यहाँ पर लोगों को फैसला करने का इख्तियार दे देना चाहिए, आप क्या समझती हैं और इस पे क्या कहेंगी? ठीक है अनीका, आपसे भी हम व्यू लेंगे, लेकिन इस वक्त सईद गनी जो है मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, पहले देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। PMLN के जो MNAs है वो ठहरे हुए, उसकी वजह ये थी कि मुझे ये हक नहीं पहुंचता कि PTI के जो MNAs वहाँ ठहरे हुए हैं, मैं उनकी इजाज़त के बगैर इस बात को जाके पब्लिक करूं कि वो वहाँ ठहरे हुए हैं। आज उन्होंने खुद फैसला किया कि जी मीडिया के लोगों को उन्होंने बुलाया और उनसे बातचीत की और उनको इंटरव्यूज़ दिए, उन्होंने सारा माहौल देखा, तो आज ये बात मैं कह सकता हूँ, मैं तस्लीम कर सकता हूँ कि वहाँ PTI के MNAs थे। एक बात मैंने आपके सामने और कही थी इसी जगह पर कि अगर इत्तेहादी जो है PTI के वो हमारे साथ ना भी आए तब भी इमरान का जाना ठहर गया है, नंबर्स हमारे पास पूरे हैं। मैं अभी आपको एक और बात बता रहा हूँ कि जो PTI के अरकान कौमी असम्बली सिंध हाउस में हैं या कहीं और हैं जो अपनी मर्जी से मुख्तलिफ मकामात पर ठहरे हुए होंगे, उनके अलावा वो MNAs जो आज PTI के कैंप में आपको नज़र आ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला जिस दिन कौमी असम्बली का इजलास होगा उनमें से भी अरकान की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो वोट डालेगी। आज मैंने TV पर देखा अभी कुछ देर पहले, गवर्नर सिंध आमिर लियाकत के घर पे गए, अपने साथ पूरा वो चवल जो MPAs हैं वो पूरे का पूरा टब्बर अपने साथ लेके गए, घंटों तक आमिर लियाकत की मिन्नत तरले की। उसके बाद जब मीडिया के सामने आए तो आमिर लियाकत की तारीफ में ज़मीन व आसमान एक कर दिए और पता नहीं क्या क्या कुछ कहा उन्होंने। और फिर जब आमिर लियाकत से मीडिया ने पूछा, उसने कहा मैं तो न्यूट्रल हूँ और मैं जब वोट डालने का वक्त आएगा तब मैं फ़ैसला करूँगा कि मुझे क्या करना है। इसका मतलब ये कि आमिर लियाकत ने जो अपने घर पे बैठा हुआ है, जिससे गवर्नर सिंध ने मुलाकात की है, उसने भी ये नहीं कहा वाज़े तौर पर कि वो इमरान खान के साथ है। ये एक आदमी मैं आपको बता रहा हूँ, आप और बेशुमार MNAs हैं जो किसी खौफ से, किसी डर से, किसी परेशानी से, या जो ये तोहमतें लगाते हैं लोगों के ऊपर कि करोड़ों रुपए ले लिए हैं और पता नहीं क्या क्या मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ाम लगाते हैं, उसकी वजह से शायद वो इस वक्त बात नहीं कर रहे होंगे, सामने नहीं आ रहे होंगे। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी पहली वाली बात भी दुरुस्त साबित हुई, आज वाली बात दोबारा कह रहा हूँ कि जो मेंबर्स PTI के कैंप में बैठे हुए हैं उनमें से भी लोग PTI के साथ नहीं हैं। मैंने पहले कहा था, दोबारा दोहरा रहा हूँ कि अगर तो इस काबीना को, जो इमरान खान की काबीना है, इसको कह दिया जाए ना कि काबीना यही होगी, सिर्फ वज़ीर आज़म ने जाना है, ये सब के सब इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट डालेंगे। ख़ास तौर पे शेख रशीद और फवाद चौधरी इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट डालेंगे, इसलिए कि उन्हें पता है कि अगली पार्टी कोई और होनी है उनकी। PTI से अब उनकी मुस्तकबिल की उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं। मैं
एक मिसाल आपको और भी दूं, जो ये कहते हैं कि जी छुपा दिया और पता नहीं गलत काम कर दिया कोई। जब 2018 में सेनेट के इलेक्शंस हो रहे थे, मुझे पाकिस्तान का नहीं पता पूरे मुल्क में क्या हुआ, लेकिन सूबा सिंध में, कराची शहर में पीटीआई ने अपने तमाम एमपीएस को होटलों में कैद किया था, उनके मोबाइल फ़ोन उनसे छीन लिए थे, उनको किसी से बात करने की इजाज़त नहीं थी। ये सूरत हाल तो सिंध हाउस में नहीं है। जो ठहरे हुए हैं उनके दोस्त भी आते हैं, वो बाहर भी जाते हैं, फ़ोनों पे बात भी करते हैं, फैमिलियों के पास भी चले आते हैं, फैमिली को ले भी आते हैं, सारी आज़ादी उनको हासिल है, वो घूम फिर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से। जो रहना चाहता है रहता है, जो नहीं रहना चाहता नहीं रहता है। कई मेंबर हैं जो नहीं रह रहे हैं। तो पीटीआई खुद ये काम करे तो ठीक है, अगर कोई और ये काम करे तो ये गलत है। मैं ये समझता हूँ जो बात चौधरी परवेज़ इलाही ने कही थी, अल्फाज में वो नहीं दोहराऊंगा जो उन्होंने कहे थे, इनको पॉलिटिकल मैनेजमेंट नहीं आती है, इनको सियासी लोगों को साथ चलाना नहीं आता है। इमरान खान के लिए काम कोई और करता था। इमरान खान ने ये जो हाइब्रिड कहते हैं ना सिस्टम, इसीलिए तो कहते हैं कि बस पता नहीं क्या है, आधा कुछ आधा कुछ। तो आज पहली मर्तबा इमरान खान को जब पता चला है कि अपने लोगों के साथ किस तरह चला जाता है, अपने मेंबर्स को किस तरह इंगेज किया जाता है, अपने मेंबर्स की अगर नाराज़गियां हैं, जो ये जितने मेंबर जो आपके सामने आज आ रहे हैं टीवी पर, वो सब के सब कोई आज से तो पीटीआई के खिलाफ नहीं हुए हैं। आप इनकी असेंबली में तकरीरें उठा लें, आपके इनके टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू सुन लें, हर आदमी खुलकर पीटीआई की मुखालफत करता रहा है, खुलकर मुख्तलिफ इशूज़ पर, मुख्तलिफ वजूहात पर। आज अगर वो पीटीआई के खिलाफ हैं तो नई बात नहीं है, वो पीटीआई के खिलाफ पहले भी थे, आज उन्होंने खुलकर इज़हार कर दिया एक मरतबा फिर। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इनके वफाकी वज़रा धमकियाँ दे रहे हैं, मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारी ये जो न्याजी सल्तनत है, न्याजी हुकूमत है, उसका खात्मा हो रहा है। इतना करना जो तुम कल सह सको, वो करना जो कल तुम बर्दाश्त कर सको। तुम जो ये धमकियाँ दे रहे हो कि सिंध हाउस पे हम हमला कर देंगे, तो एक बात याद रखो कि तुम्हारे अरकान कराची शहर में भी हैं, उनको भी कराची से इस्लामाबाद आना है। अगर तुमने किसी मेंबर के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो शराफत का लबादा और कसम हमने भी नहीं खाई हुई है। जिस तरह तुम हमारे मेंबर्स को ट्रीट करोगे, बिल्कुल उसी तरह हम तुम्हारे मेंबर्स को ट्रीट करेंगे। अगर हमारे मेंबर्स को ज़बरदस्ती रोका जाएगा, हम तुम्हारे मेंबर्स को ज़बरदस्ती रोकेंगे। अगर यहाँ तुम लाखों का मजमा लगाओगे, हम लाखों का मजमा लगाएंगे। अगर तुम किसी को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करोगे, हम उनको ज़बरदस्ती अंदर भेजेंगे। अगर तुम किसी को आने से रोकोगे, हम ज़बरदस्ती उनको बाहर लेकर आएंगे। ये बदमाशी और गुंडागर्दी अब नहीं चल सकती। तुम्हारी हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, तुम फारिग हो गए हो, और तुम ये बात ज़हनी तौर पर तस्लीम कर लो कि जो तुम कहते थे ना मैं उनको रुलाऊंगा, अब तुम रो रहे हो। अब तुम्हारा मुकद्दर रोना है। अब तुम साबिक वज़ीर आज़म कहलवाने वाले हो। अब तुम जाकर बार बार ये कहोगे मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। कोई सवाल? एक एक करके आपने एक सेकंड, ये थोड़ा नाराज है पहले से। अपनी जगह ये बताएं, आपके पास पीटीआई के अरकान काफ़ी दिनों से महफूज थे, और आपने जैसे कहते हैं कि चिड़िया को पर नहीं मारने दिया, तो ये बताएं कि सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, सिंध हाउस, वहाँ पे जो एंकर्स आज पहुँचे हैं वो किसकी इजाज़त से पहुँचे हैं, और रिपोर्टर्स को क्यों वहाँ तक जाने नहीं दिया गया? क्या रिपोर्टर्स के साथ ये नारवा सलूक पीपल्स पार्टी जो कर रही है, क्या ये मीडिया के ऊपर आपकी तरफ से कदगन नहीं है सर? नहीं, देखें, मैंने एक बात शुरू में कही कि कल मुझसे सवाल हुआ कि वहाँ मेंबर्स कौन कौन हैं, कुछ टीवी चैनल्स ने किया, तो मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के नून लीग के एमएनएज हैं। मैंने पीटीआई के मेंबर्स का इसलिए नहीं बताया कि मुझे उनकी तरफ से ये इजाज़त नहीं थी कि मैं ये कहूँ कि जी वो वहाँ ठहरे हुए हैं। आज उन्होंने ये मुनासिब समझा खुद, जब इमरान खान ने भोंगियाँ मारी, जब उनके ऊपर तोहमतें लगाईं, जब उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, तो उन्होंने कहा कि जब मीडिया से बात करेंगे। उन्होंने जिनको मुनासिब समझा उनको बुलाया और उनसे बात की। इसमें पीपल्स पार्टी का जो है वो कोई किरदार नहीं है। पीपल्स पार्टी तो मेज़बानी कर रही है। अगर कोई मुझे, वैसे भी आम हालात में भी कई दोस्तों में कहते हैं जी हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, मैं सिंध हाउस में कमरा चाहिए, तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं उनको फैसिलिटेट करें। अगर हमारे नून लीग के कुछ एमएनएज ने कहा कि जी हमें वहाँ सिक्योरिटी के खदशात हैं, लॉजेस में हम यहाँ रहना चाहते हैं, हमने उनको फराहम किया। और अगर कुछ मेंबर्स कहें कि जी पीटीआई के भी कहें कि जी हमें जगह दे दें, हम यहाँ सेफ महसूस करेंगे, तो हमने उनको रखा। लेकिन जब तक वो मीडिया से खुद बात नहीं करना चाहते थे, जब तक वो खुद सामने नहीं आना चाहते थे,
हमने कोई जोर ज़बरदस्ती उनके साथ नहीं की, ये उनका इख्तियार था जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया। रनी साहब ये बताइएगा, अगर कोई किसी पार्टी का मेंबर जो दूसरी पार्टी में जब शामिल होता है उसे तो लोटा कहा जाता है और आप कहते भी रहे हैं इन्हीं अरकान को। अब कोई इलेक्टेड दूसरी जमात में चला जाए, इलेक्टेड, उसको क्या नाम देना चाहिए? जहाँ तक मेरी मालूमात है अभी तक कोई एमएनए किसी पार्टी में शामिल नहीं हुआ है और वो आज भी पीटीआई के एमएनएज हैं। अब अगर वो खुद छोड़ना चाहें तो मेरा जोर नहीं है, वो उनका अपना फैसला होगा। लेकिन आज जब आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो जो मेरी मालूमात है किसी एक एमएनए भी पीटीआई को। वज़ीर इत्तलाअ सिंध सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे सिंध हाउस के बाहर। उन्होंने कहा कि जो भी एमएनएज हैं वो जो पीटीआई के कैंप में मौजूद हैं बहुत जल्द वो भी इमरान खान के खिलाफ वोट डालेंगे। पीटीआई से मुस्तकबिल की उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं, सियासी लोगों को साथ चलाना ही नहीं आता इमरान खान साहब को। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब ने जो तहमत लगाई उसके बाद जो सिंध हाउस में अरकान मौजूद थे उनकी जानिब से ये फैसला किया गया कि मीडिया को बुलाया जाए और अपने आप को उन्होंने ओपन किया और ये उन सब का ज़ाती फैसला था। वज़ीर इत्तलाअ सिंध सईद गनी का ये कहना था कि ये लोग हमारे मेहमान हैं और कोई भी अगर इस्लामाबाद आता है और हमसे कहता है कि हमें वहाँ रुकना है तो हम उन्हें प्रोटोकॉल देते हैं और उन्हें जगह भी फराहम की जाती है और सिक्योरिटी भी दी जाती है। इंतहाई अहम डेवलपमेंट जो सामने आई है, सिंध हाउस में छुपाए गए पीटीआई के 24 मुनहरिफ अरकान असेंबली को सामने ले आया गया है के साथ करवा रहा है। मुझे आप बताइए कि कौन सा आइन और कानून वजीर आजम को ये इजाजत और हक देता है कि वो किसी इंटेलिजेंस इदारे को ये कहे कि मेरे एमएनएस के ऊपर नजर रखो, इनके फोन टेप करो, उनको देखो कि ये किससे मिलते हैं, किधर जाते हैं। ये बिल्कुल गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर अखलाकी काम है अगर वो कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आपने कहा छापा मारा जाएगा। भाई सिंध हाउस में कोई दहशतगर्द ठहरे हुए हैं, कोई डाकू ठहरे हुए हैं, कोई कातिल ठहरे हुए हैं? कौन से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान को या पुलिस को या किसी और इदारे को मतलूब हैं जिनके लिए जाकर छापा मारा जाएगा? अगर आपके एमएनएज हैं भाई कहीं ठहरे हुए हैं, अपनी मर्जी से ठहरे हुए हैं, तो कोई पाबंदी लगी हुई है कि सिंध हाउस में कोई पीटीआई का एमएनए ठहर नहीं सकता है? या कोई कानूनन ये जुर्म कर दिया उन्होंने, कोई खुदा ना खास्ता उन्होंने मुल्क दुश्मनी कर ली है कि आप ये कहते हैं छापा मारेंगे? हम इसीलिए कहते हैं कि ये चवल हैं, ये चवलों के सरदार हैं, इनको ना आइन का पता है ना कानून का पता है। वज़ीर इत्तलाअ सिंध सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये कहा गया हुकूमत की जानिब से कि सिंध हाउस में छापा मारा जाएगा, हमें बताया जाए क्या सिंध हाउस में डाकू या दहशतगर्द छुपे हुए हैं जो छापा मारा जाएगा? ये चबल है, इनको आइन का पता है ना कानून का पता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी अरकान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने खुद ये फैसला किया कि मीडिया को बुलाया जाए और मीडिया से गुफ्तगू की जाए, इसलिए जिनको उन्होंने बुलाना था उन्होंने बुलाया और इंटरव्यूज़ भी दिए। बाकी जमातें इसको सपोर्ट करेंगी। अब बाकी आगे क्या क्या चीज़ें होनी हैं, किस दिन ये हुकूमत चलनी है, कौमी हुकूमत अगर नायल हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब कराएंगे, उसके बाद एक हुकूमत बनेगी जिसमें ज़ाहिर है चूँकि नून लीग अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, उनका हक है कि वो किसी को प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करें और शायद बाकी जमातें इसको सपोर्ट करेंगी। अब बाकी आगे क्या क्या चीज़ें होनी हैं, किस दिन ये हुकूमत चलनी है, कौमी हुकूमत अगर बननी है तो किस तरह की बननी है, इसका फैसला तो ज़ाहिर है कि पार्टी की जो क़यादतें हैं मुख्तलिफ जमातों की वो बैठ कर करेंगी। देखिए पहली बात तो ये है कि सिंध हाउस, केपी हाउस, बलूचिस्तान हाउस, पंजाब हाउस, कश्मीर हाउस, इनकी सिक्योरिटी जो है वो वहाँ की पुलिस के पास होती है। बलूचिस्तान हाउस की सिक्योरिटी बलूचिस्तान की पुलिस के पास है, केपी के की जो पुलिस है वो केपी को देती है, पंजाब हाउस की सिक्योरिटी पंजाब पुलिस के पास है, सिंध हाउस की सिक्योरिटी सिंध पुलिस के पास है। आज से नहीं है, ये जब से बना है तब से है। अब अगर वहाँ सूरत हाल बन जाए कि कुछ लोग अगर रहना शुरू कर दें, फिर ये खदशा हो कि वफाकी हुकूमत कोई ऐसी कार्रवाई कर सकती है, तो वहाँ सिक्योरिटी इन्हांस करना कोई बुरी बात नहीं है।
अगर सिंध हुकूमत ने वहाँ पुलिस की तादाद बढ़ा दी है तो कोई बुरी बात नहीं है। ये मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा और ऐसा इक़दाम है। अब भाई अगर एक DIG या कोई भी ऑफिसर पोस्टेड है सिंध में, तो क्या वो अहकामात यहाँ वफाकी हुकूमत से लेगा? उसको कानून के तहत सिंध हुकूमत के अहकामात को फॉलो करना है। उनकी जिम्मेदारी है कि उनको माने। अब अगर उसको ये विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाना चाहते हैं, जो इनका तरीका रहा है हमेशा से, तो ये बनाते रहें, लेकिन ये गलत तर्ज अमल है। पुलिस अगर वहाँ आई है तो वो सिक्योरिटी देने के लिए आई है। हाँ, अगर पुलिस ने सड़क पर चलते हुए किसी आदमी को अगवा कर लिया ज़बरदस्ती और उसकी FIR कट गई है, तो बिल्कुल आप पकड़ लीजिए जनाब किसी को। लेकिन जब तक लोग वहाँ पर अपनी मर्ज़ी से ठहरे हुए हैं, इस किस्म का कोई काम नहीं हो सकता। मैं आपको एक बात बता दूँ, वज़ीर आज़म हों या उसके चवल वज़ीर हों, ये घबरा रहे थे, फिर बौखला रहे थे, फिर सटपटा रहे थे। अब ये पागल हो गए हैं, इनकी ज़हनी हालत अपने कंट्रोल में नहीं है। देखें ना, कभी टोकरे का फल हो जाता है, कभी वो कानून में हाथ लेने को पता नहीं क्या हाथ में कुछ कह देते हैं, उल्टा सीधी बातें करते हैं। मैं तो डरा भी नहीं सकता हूँ, इतनी बेवकूफ़ी की बातें करते। तो ये जब बोल रहे होते हैं तो अल्फाज भी इनके साथ नहीं दे रहे होते हैं। इनका दिमाग मफलूज हो चुका है और इनको पता है कि वो जा रहे हैं। तो मेरी तो गुजारिश होगी इन तमाम चवलों से कि बाबा जान छुड़ाओ इमरान से, जो गले में पड़ा हुआ है तुम्हारे नहीं इस मुल्क के। जान छूट रही है, जान छुड़ाओ, अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगो ताकि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, कोई आगे ठीक रास्ता चुनो। नाम तो आप नहीं बताएंगे, लेकिन तादाद ही बता देंगे कितने लोग हैं जो आपके मेहमान हैं सिंध हाउस में? यार फ्रेंकली स्पीकिंग मैं सही बात बताऊँ आपको, मुझे तादाद का पता नहीं है, लेकिन मैंने राजा रियाज को सुना, वो ये कह रहे हैं कि 24 मेंबर्स उनके वहाँ हैं, जो राजा रियाज ने कहा। लेकिन मैं पाकी वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने किस इख्तियार के तहत अरकान की निगरानी का हुक्म दिया। हमने शराफत का लिबादा ओढ़ने की कसम नहीं खाई। इमरान खान अब तुम साबिक वज़ीर आज़म कहलवाओगे। इसी पर बात करेंगे जो आज की तमाम तर सूरत हाल है। हमारे साथ मुजाहिद बरेलवी साहब मौजूद हैं। मुजाहिद साहब, सूरत हाल किस तरफ जाती नजर आ रही है? क्या तसादुम की तरफ जा रही है सूरत हाल? नहीं, मेरे ख्याल में बड़ी ड्रामाई सूरत हाल है और हर दिन आप देखोगे कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने ये डिस्क्लोज किया था कल, बल्कि उससे पहले तो एक बार उन्होंने कहा था कि 100% जो है इत्तेहादी वो अपोजिशन के साथ हैं, फिर अचानक उन्होंने कहा कि नहीं हम इत्तेहादी हैं। और इस सूरत हाल में मेरा ये ख्याल है कि जो 3 बड़े थे अपोजिशन के, यानी मौलाना फजल रहमान, जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब ने शायद ये फैसला किया कि इन इत्तेहादियों पर जो अभी तक 2 हफ्ते के मुज़ाकरात के बाद, गुफ्तगू के बाद कोई फैसला नहीं कर पा रहे, और इससे और ख़ास तौर पर चौधरी परवेज इलाही के बयान से और अपोजिशन को मॉरली और पॉलिटिकली और अवामी तौर पर बड़ा नुकसान हुआ। उन्होंने जब ये सोचा कि एक बहुत बड़ा ग्रुप जो कहा जा रहा था कि 24 अरकान पर मुश्तमिल है और वो उनके पास मौजूद है, तो उनको शो कर दिया है। यकीनन इससे पहले उन्होंने कानूनी और आईनी तौर पर ये तमाम चीजें देख ली होंगी कि क्योंकि 63A जो है आइन की, वो ये कहती है कि अगर कोई मेंबर अपने पार्टी चेयरमैन के खिलाफ बगावत कर दे, पार्टी के खिलाफ कहे, तो नाअहल हो जाएगा। सूरत ये है कि मैंने अभी भी मुजाहिद साहब, मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि अगर वो अरकान बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर देते हैं आज या कल, तो क्या पार्टी मजाज होगी कार्रवाई करने की? नहीं, यही अभी मेरी बात एक बड़े सीनियर लॉयर से हुई थी और उनका ये कहना था कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत की है, अभी उन्होंने वोट नहीं दिया है। तो 18वीं टर्मिंग के बाद एक चेंज हुई है। पहले तो ये होता था कि अगर वो बोलने की भी इजाजत नहीं होती थी, लेकिन अब ये है कि बोल सकता है, बात कर सकता है, उस पर उसकी मेंबरशिप खत्म नहीं होगी। इब्हाम जरूर है, लेकिन ये नहीं है कि आज अगर राजा रियाज ने या जो अरकान मौजूद हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर ये कह दें कि पार्टी चेयरमैन ये लिख दें ये नाअहल हो गए हैं, तो ये मामला कोर्ट में चला जाएगा और ज्यादा गंभीर हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये भी हो सकता है कि इस तरीके से ये तारीख 28 रखी गई है, वो आगे बढ़ जाए या वो तारीख ना रहे। तो एक कोई बहुत वाज़ेह सिलसिला नहीं है। ठीक है, मामला कोर्ट में भी जा सकता है और तारीख आगे भी बढ़ सकती है। मुजाहिद साहब हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। सीनियर एंकर पर्सन तंजीला मजहर साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे मजीद जानते हैं। तंजीला, जो कुछ आज सिंध हाउस में हुआ, जिस तरह के इंटरव्यूज सामने आए हैं, दिस मीन्स दैट इमरान खान हैज लॉस्ट अ मेजॉरिटी ऑफ हाउस, क्या कहेंगी? देखिए, इसमें तो कोई शुबा नहीं रहा, क्योंकि अपोजिशन बहुत अरसे से ये दावा कर रही थी कि उनके पास जो नाराज अरकान है वो मेजॉरिटी जो है हुकूमत के पास इस वक्त नहीं है। और वो इसीलिए आपको याद होगा कि जब बिलावल साहब अपना लॉन्ग मार्च लेके चले थे सिंध से, तो उनका ये कहना था कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।
तो वो आज साबित हो गया है। और जो मैंने कल परसों भी जब हमने खुर्शीद शाह साहब से भी बात की थी और आप लोगों के साथ न्यूज़ में भी बात करते हुए बार बार कह रही थी कि पीटीआई के जो नाराज लोग हैं वो तकरीबन 30 से ज़ायद हैं। कुछ जो है वो नून लीग के साथ राब्ते में है, कुछ लोग नून से बातचीत करके इस तरफ आए अपोजिशन का साथ देने अदम एतमाद के लिए, और कुछ जरदारी साहब के साथ राब्ते में हैं। बलोचिस्तान से भी कुछ लोग हैं और फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ लोग हैं जो अपोजिशन के साथ राब्ते में हैं और वो अपोजिशन की तरफ आ रहे हैं। तो अब तंजीला ये फरमाइएगा कि हुकूमत ये कह रही है कि नोटों की बोरियां खोल दी गई, लेकिन जो इंटरव्यूज हमने देखे हैं उसमें बज़ाहिर कोई भी MNA यरगमाल नहीं लग रहा है। ये तो मुझे लगता है कि हुकूमत की जो मिस हैंडलिंग है इस सारे मामले की और जिस तरीके से वो जज्बाती हो रहे हैं, समझ तो आता है कि वो डेस्परेट हैं और इमरान खान साहब की हुकूमत पहली दफा ये सारी पॉलिटिकल मैनेजमेंट अपने हाथों से कर रही है, तो उनका तजुर्बा नहीं है। हमेशा उनके लिए ये दूसरे मैनेज करते रहे चीजें। जब भी उनको कोई पॉलिटिकल क्राइसिस था, जहां भी उन्हें वोट पूरे करने थे, जहां भी उन्हें कानून साजी कोई कानून पास कराना था, तो उनके पास एक सपोर्ट थी। इस दफा वो सपोर्ट नहीं है। उसका नतीजा अब ये निकला है कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। उनके वुज़रा अभी भी धमकियां दे रहे हैं, उनके वुज़रा ये जो लोग उनसे नाराज हैं उनको गधे और घोड़े कह रहे हैं और खच्चर कह रहे हैं। मतलब इस तरह की गुफ्तगू करके वो साबित करें कि वो कितने पॉलिटिकली इमेच्योर हैं। और ये लोग यरगुमाल कैसे हो सकते हैं? अगर ये यरगुमाल होते हैं, इनके किसी फैमिली मेंबर ने FIR कटवाई होती, इनकी कोई तलाशी गुमशुदगी के कोई इश्तिहार चल रहे होता है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आप देखें, मैं खुद राब्ते में रही हूँ। कल भी एक दो जो मुनहरफ अरकान है जो अभी तक सामने नहीं है, मैं उनके नाम नहीं बता सकती, कल भी मेरी उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि हमें थ्रेट्स मिल रहे हैं और हमारी जिस तरह की धमकियां पब्लिकली दे रहे हैं, जो उनके इलाकों के DCs हैं, जो वहाँ की इंतजामिया है, उनको कह रहे हैं उनको तलाश करें, उनके घरों में जाके पूछ रहे हैं उनके बारे में, तो जाहिर है एक सिक्योरिटी कंसर्न पैदा हो जाता है। और हम डर के मारे यहाँ पर आए हैं, जहाँ जहाँ पे भी हैं, चाहे वो सिंध हाउस है, चाहे वो कोई सेफ हाउस है, चाहे वो हम किसी फ्रेंड की तरफ हैं, लेकिन हम अपने तहफ़्फ़ुज़ की वजह से हम डरे हुए नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो अब खान साहब को अपनी जमात के लोगों को बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि झूठी उम्मीदें और झूठी आस उनको दिलाते रहे हैं। आज तो वो सारे दावों की कलई खुल गई है। अब तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। ही हैज लॉस्ट द मेजॉरिटी। और अब वो जो लड़ाई करना चाह रहे हैं बेसिकली, वो एक बहुत ही बुरा आगाज होगा इस अगले दौर का, कि वो अब चाहते हैं कि डी चौक में लाखों का मजमा होगा और उसमें से गुजर के वोट देने जाएंगे। वोट देना हुकूमत के हक में खिलाफ उनका आईनी हक है। कानूनी तौर पे अभी तक आप उनके खिलाफ कार्रवाई, जब तक एक मेंबर वोट नहीं देता। ठीक है तंजीला, कानूनी और आईनी हक है। और अब देखते हैं कि कानून और आइन क्या कहता है। इस वक्त हमारे पास खबर है, इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कानूनी टीम को सिंध हाउस के मामले पर मुशावरत के लिए बुला लिया है। अहम मुलाकात कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगी। इसी पर बात करते हैं इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ मतीन हैदर से। मतीन साहब, आगाह कीजिएगा, क्या समहाउ आर्टिकल 6 पे भी गौर किया जा सकता है? जी देखिए, पहले तो आपको ये बताएं कि ये जो वज़ीर-ए-आज़म ने इस वक्त ये जो रिपोर्ट्स आई हैं सिंध हाउस में PTI के अरकान कौमी असम्बली को रखने का, जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने मंजर आम पे आ चुके हैं। इस सूरत हाल से निपटने के लिए और मुशावरत करने के लिए उन्होंने अपनी लीगल टीम, अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर, मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान और दीगर आइनी और कानूनी माहिरीन को तलब कर लिया कि इस सिचुएशन में हुकूमत क्या निपटे, कि हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं। और जिस तरह की अभी मेरी ये कोलीग कह रही थी कि अब तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अरकान खुद बोल पड़े हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से सिंध हाउस में, उन्हें कैप्टिविटी में नहीं रखा जा रहा। और ये अरकान ये भी कह रहे हैं कि हमें किसी किस्म के पैसों की कोई ऑफ़र नहीं की जा रही। इस तमाम तर सूरत हाल पर गौर करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने इससे पहले पोलिटिकल कमेटी के इजलास की सदारत की, कोर कमेटी के इजलास की सदारत की, तर्जमानों के इजलास की सदारत की, और इस वक्त वो अपनी लीगल टीम के साथ मुशावरत कर रहे हैं। इंतहाई मुश्किल और चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को। स्पेशली ये जो 13 अरकान कौमी असम्बली का सिंध हाउस में जो मंजर आम पे आने का वाक़या, इसके ऊपर वो मुशावरत कर रहे हैं कि इस सूरत हाल से कैसे निपटा जाए। और इसमें एक रुकन कौमी असम्बली वो भी हैं जिसको PTI शोकास नोटिस भी जारी कर चुकी है, असम्बली की तमाम कमेटीज से निकाला जा चुका था महज दो महीने पहले, जिनका नाम नूर आलम खान है। तो ये तमाम अरकान असम्बली इसलिए इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म के लिए इंतहाई मुश्किल सूरत हाल पैदा किए हुए हैं। और इस सूरत हाल से कैसे निपटा जाए, वज़ीर-ए-आज़म अपनी कानूनी टीम के साथ, आइनी टीम के साथ इस वक्त सलाह मशवरा में मसरूफ़ हैं।
ठीक है, मतीन साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नून लीग के रहनुमा जी। जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद है। जुबैर साहब बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा, नून लीग पर तो एक टैग लग ही चुका है कि हॉर्स ट्रेडिंग का टैग है, आप क्या कहेंगे? और हुकूमत की जानिब से भी बार बार कहा जा रहा है कि बोरियां दी जा रही हैं, ऑफर्स की जा रही हैं, बोलियां लग रही हैं। जी मोहम्मद जुबैर साहब, आपको आवाज आ रही है? सीनियर एंकर पर्सन अनीका निसार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं और उनसे मालूमात हासिल करते हैं। अनीका, फरमाइएगा कि जो कुछ भी हुआ आज वो सबके सामने ही है, इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है और क्या देखती हैं कि खान साहब को यहाँ पर कितना बड़ा डैमेज हो चुका है? देखिए, पिछले हफ्ते हमने अपने शो के तवज्जुह से खबर दी थी और वो खबर यही थी कि सिंध हाउस के अंदर ऐसे ऐसे चेहरे बैठे हैं जिन चेहरों से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को शदीद धचका पहुंचेगा। आज वो पिछले हफ्ते की मेरे प्रोग्राम में दी हुई खबर आज वो साबित हो गई। मुख्तलिफ इंटरव्यूज जब सामने आए और उन इंटरव्यूज के जरिए हम लोगों के सामने बहुत सारे चेहरे बेनकाब हुए। इससे पहले ये भी अभी मैं आपको ये बात भी बता दूं कि PMLN के भी कुछ लीडरान हैं जो कि सिंध हाउस में मौजूद है, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नहीं है। वो PMLN के लीडरान जिनको ये खदशा है कि किसी तरीके से उनके ऊपर कोई केसेज या कानूनी चाराजोई के जरिए उनको असेंबली में जाने से मना किया जाएगा, वो भी सिंध हाउस के अंदर मौजूद है या उनको भी उनकी क़यादत की तरफ से बोला गया कि सिंध हाउस के अंदर रहा जाए। ये जो सूरत हाल डेवलप हो रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए इंतहाई गंभीर इसलिए क्योंकि पहली दफा इक़्तिदार में आई हुई ये जमात के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि वो सियासी अफाम तफहीम के साथ मामलात को आगे बढ़ाती और अपनी हुकूमत को अपने इक़्तिदार के 5 सालों को मुकम्मल करके जो एजेंडा वो अवामी खिदमत के लिए लेकर आए थे उसको पूरा करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली राह में कहीं भटक गए और वो राह ऐसी भटकी कि फिर वापसी की तरफ आ ना पाए। और वो राह इसलिए भटक गए क्योंकि फिर सियासी विक्टिमाइजेशन या सियासी बदलों के पीछे ज्यादा ध्यान देने लग गए और अवामी मसाइल को हल करने के हवाले से कम काम होने लग गया। इसीलिए हम लोग आज ये सूरत हाल देख रहे हैं और अब वजीर आज़म इमरान खान साहब एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं कि जिस तरफ भी मोड़ लें वहां किसी ना किसी तरीके की कोई ना कोई हार उनको नजर जरूर आती है। और ये हारी हुई और ये शिकस्त खुर्दा किस्म की आवाज मैं नहीं बल्कि हुकूमत के बहुत सारे अरकान से बात करने के बाद मैं आपको बता रही हूँ कि वहां से ये आवाजें अब आने लगी हैं कि हम तो हार जाएंगे लेकिन पाकिस्तानी सियासत के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। हमारे लिए तो ये मसला होगा ही होगा, लेकिन ये सिर्फ हमारे लिए नहीं अगले आने वालों के लिए भी मसला होगा, इसलिए क्योंकि एक प्रेसिडेंट सेट हो गया, वो जमहूरी तरीकाकार खत्म हो गया। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज से 6 महीने पहले इस तमाम मामले को बड़े खूबसूरती से हैंडल कर सकती थी। हर चीज बयानबाजी से, गलम गलोच से और टग ऑफ वॉर से नहीं जीती जाती। कुछ चीजें धीमी आवाज से, अच्छे और मीठे अल्फाज से और कुछ चीजें धीमी आवाज से और अच्छे अल्फाज से जो है वो डील की जा सकती है। अनीका हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सीनियर सहाफी और तजियाकार आमिर मतीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर मतीन साहब, क्या कहेंगे? क्या बिल्ली थैले से बाहर आ गई है? क्या होने जा रहा है और हुकूमत के लिए अब कितना बड़ा जो है, कितनी बड़ी मुश्किल जो है वो खड़ी होगी? जी, गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात तो पहले भी चल रही थी, पर ये जिस बेशर्मी से और बुरे तरीके से ये हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है और खुलेआम की जा रही है और उसको फ्लॉन्ट भी किया जा रहा है, उसका मुजाहरा किया जा रहा है, दिखाया भी जा रहा है, ये नायत शर्मनाक है। 1990 की दहाई में ये बहुत होता रहा, तो हमारा ख्याल था कि उसके बाद से 20-22 साल हो गए हैं। हाँ, सेनेट के अंदर जो है खुफिया राय शुमारी के अंदर या सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन के अंदर ये जरूरी चीज होती रही, तो उसके सबूत नहीं थे। ये यहाँ पे जो नेशनल असेंबली में प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन होता है, ये हाथ खड़ा करके अपने आप को गिनवाना पड़ता है। तो इतनी बांगे दौल खुल के बेशर्मी से जब ये शुरू हो जाए गंद, तो ये रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा, आइंदा भी चलता रहेगा। यहाँ पे आईनी तरीके भी मौजूद हैं, किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए था। अगर एलाइज के साथ मिला के नंबर्स गेम पूरी करके प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया जाता तो ठीक है। मेरे ख्याल इससे थोड़ी सी उनकी कोई परफॉर्मेंस में बेताशा कमियां रही, उनके बड़े हम खुद बहुत बड़े नाकिद हैं और रहे हैं उनकी पॉलिसीज की, उनकी गवर्नेंस की, उनके यहाँ जो लोग हैं उनकी करप्शनों की, पर इससे मेरा ख्याल है उनको थोड़ी सी लीज ऑफ लाइफ मिल जाएगी। यदि देखें मुझे किस तरीके, जिस तरह नवाज शरीफ कहते हैं मुझे क्यों निकाला, मगर उनके निकाला जरूर था और उनकी गवर्नमेंट 5 साल पूरी करके गई।
उसे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी पूरी करके गई। तो ये गवर्नमेंट को एक पूरी करने का तरीका जो है ना वो करने दिया जाना चाहिए था। और मैं सुन रहा हूँ बड़े लोग ये मिसालें दे रहे हैं कि जी वो 2018 में भी तो जहाज भर के लाए थे। वो उस वक्त जो लोग पीटीआई के टिकट के लिए लाना, पार्टी ज्वाइन करना इलेक्शन से पहले एक और बात है, पर वोट लेके उसके बाद जिस पार्टी के नाम पे वोट लेके आप आए और उसके साथ ये बददयानती करें, और फिर सबसे शर्मनाक और गलीज बात ये है कि कुरान मजीद उठाए हुए हैं, खाना काबा का जिक्र हो रहा है कि जी मैंने नहीं लिए। वो चलाकी होती है कि आपकी पुत्री ले लेती है या चाची ले लेती है, मामी ले लेती है, तो आप कसम खा लेते हैं। तो कुरान को बीच में लेके आना, खाना काबा को लेके आना और ये कहना जी मेरा ज़मीर जाग गया है, एकदम ओवरनाइट ज़मीर जाग गया है, राशिद सरदारी के कहने पे जाग गया है। और पीपल्स पार्टी को भी शर्म आनी चाहिए। बेनज़ीर भुट्टो की हम सहाफत में मौजूद थे जब 89 के अंदर ये करने की, उस जमाने में हालांकि कवानीन नहीं थे, 14वीं तरमीम नहीं आई थी, 63 में ये चीजें मौजूद नहीं थी, पर उसके बावजूद जो है एक कानूनी बड़ा शोर था, बहुत ज्यादा लान तान हुई थी। उसके बाद वो कई साल तक मुकदमा मिडनाइट जयकाल का चलता रहा और ब्रिगेडियर बिल्ला साहब और मेजर आमिर साहब और हमारे एक साहबी भाई भी बेचारा मारा गया था, मुनीर अहमद, उससे रिपोर्ट किया था। तो ये लोग भी मकसद में भोगते रहे। तो ये अभी जो इस तरीके से पीपल्स पार्टी वैसे कई चीजों में उनकी असूलियत शासन, पर ये आसिफ जरदारी की पार्टी है, ये बेनज़ीर की पार्टी नहीं है। बीपी होती तो शायद कम से कम वो इस तरह की खुलेआम हरकत ना करती है, सिंध हाउस को रख के और आप दिखा रहे हैं इंटरव्यू और इस तरह की केस की जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये एक मिसाल कायम की जा रही है कि इससे पाकिस्तान की सियासत में थोड़ी बहुत कोई इज्जत रह गई थी, उसकी भी धज्जियां उड़ रही हैं और बिल्कुल इसके बड़े दूर रसूख आए जाए कि आइंदा ये एक बिल्कुल कारोबार हो जाएगा और लोग आप देखिएगा इनके घरों पे दावे बोलेंगे और फिर आप मॉरली किसी को इखलाकी तौर पर मना नहीं कर सकते हैं कि अगर इस MPA MNA जो इस तरह की हरकतें करेंगे और वोटर रिएक्ट करे तो आप क्या कह सकते हैं फिर उसको। ठीक है, आमिर मतीन साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ मतीन हैदर साहब भी हैं। मतीन हैदर साहब, आपसे पूछना चाहूंगी कि स्पीकर का क्या इस्तेहकाक है? जिस तरह से मुलाकातें हो रही हैं वजीर आजम हाउस में, क्या स्पीकर भी वजीर आजम से मिलने गए हैं और उनके पास इख्तियारात क्या हैं? इमरान खान साहब ने उन्हें भी बुलाया है? जी बिल्कुल। पहले तो देखिए कि स्पीकर का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है एक न्यूट्रल रोल है। जब वो स्पीकर बनता है तो वो पार्टी के साथ नहीं रहता, लेकिन अपोजिशन के ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि स्पीकर इस तमाम तर सूरत हाल में असद कैसर पार्टी बन चुके हैं। तो इसलिए अपोजिशन ने इस वक्त ये भी फैसला किया है कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद की तहरीक जो है वो आलमोस्ट मुसवदा रेडी है। तो असद कैसर इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान को बचा पाएँ, लेकिन वोटिंग के वक्त ये मैं बता दूं और आमिर मतीन साहब भी और बाकी भी इत्तफाक करेंगे कि वोटिंग तक आप किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकते। वोटिंग जब PTI के अरकान कौमी असम्बली वोट दे देंगे तो उसके बाद फिर उनके खिलाफ रेफरेंस स्पीकर को दिया जाएगा। स्पीकर वो रेफरेंस फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाएंगे। मुनहरिफ अरकान भी सामने आ चुके हैं, क्या अब इनके खिलाफ स्पीकर की जानिब से कार्रवाई की जा सकती है? जी किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, चूँकि वो एक अपनी ओपिनियन दे रहे हैं और वो उन्होंने ये वाजे किया है कि वो अपनी ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक वोट देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो किसको वोट देंगे और किसको नहीं देंगे। तमाम अरकान के जो व्यूज़ आए वो ये कह रहे हैं कि वो अपनी ज़मीर के मुताबिक आवाज़ देंगे। ताहम उन्होंने खुल के ये कहा है कि वो PTI की लीडरशिप से, वज़ीर आज़म से, मौजूदा हुकूमत से इंतहाई मायूस हुए हैं, इंतहाई नाला हुए हैं। ताहम वोट के ऊपर वो कह रहे हैं कि जब तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का मामला आएगा तो वो ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक वोट देंगे। महज इस ओपिनियन के ऊपर स्पीकर PTI के इन अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। और जैसे कि सईद गनी ने कहा, वोटिंग तक किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। मतीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, इसके अलावा आमिर मतीन साहब, अनीका निसार और तंजीला मजहर, आप सबका बहुत शुक्रिया।
वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान के बाद वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए पंजाब असम्बली के 100 से ज़ायद अरकान के दस्तखत नून लीग ने हासिल कर लिए हैं। इसी बारे में मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अब्बास नकवी से। अब्बास, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, विफाक के बाद जो है पंजाब में अगर तहरीक अदम एतमाद के वाले से बात की जाए तो नून लीग जो है काफ़ी ज़्यादा मुतरक नज़र आ रही है। और आज नून लीग की आला क़यादत की जानिब से पंजाब असम्बली से रब्ता किया गया और तहरीक अदम एतमाद के वाले से जो रूल और रेगुलेशन है उनके हवाले से जो है जो बातचीत है वो की गई। ज़राए का ये दावा है नून लीग। अब्बास, बहुत शुक्रिया तमाम तर डिटेल्स के लिए। शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इमरान खान गवर्नर ना लगाए तो अलग बात है। मैं क्या कौमी असम्बली का एहतमाम की अट्रैक्शन में है और ये बिकने और बकने वाले बहुत अच्छा हुआ, ये एक्सपोज हो गए। मैं तमाम चैनलों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इनके चेहरों को लगा सकता है इमरान खान गवर्नर ना लगाए तो अलग बात है। मैं क्या कौमी असम्बली का एतमाद का वोट जो है वो तकरीबन 31 या पहली तारीख बनती, 21 को इजलास बुलाया जा सकता है। 22 को हमने 21 को छुट्टी दी है, 22 को दी है, 23 को दी है, 24 को दी है, ओआईसी है। 23 तारीख को अजीम तरीन फौज की रैली है। 25 के बाद शेख रशीद होगा और मीडिया होगा और इमरान खान की सपोर्ट होगी। 27 को समुंदर होगा आवाम। इसके बाद शेख रशीद होगा और मीडिया होगी, ये कहना है वज़ीर दाखिला शेख रशीद का। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे।